वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। हमने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग वाले में एक मैथड छोड़ा था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो मैथड छोड़े थे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी वाला। सॉरी, इक्विटी तो हमने कर लिया था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे, राइट। एंड वी हैव द नेक्स्ट इज दैट इज हमारा रह गया था एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रह गया था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस रह गया था, कॉस्ट ऑफ डेट और हमने वो वेटेड वाला कर लिया था, राइट। तो आज हम करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बोलता क्या है? जस्ट अ सेकेंड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बोलता क्या है? ऑल राइट। Oh no, wait a sec. हाँ जी। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहता है क्या? ये कहता है कि जो डिविडेंड रेट होता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज इट्स कॉस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो अमाउंट होती है जो कंपनी पे करती है विद अगेंस्ट द प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों? हमने क्या कहा कि डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स है, फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स जो डिविडेंड रेट होता है उसको हम कॉस्ट की तरह कंसिडर क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो अमाउंट होती है कंपनी को पे करनी होती है अगेंस्ट द प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे डिबेंचर्स है, लाइक डिबेंचर्स, जो इशू एक्सपेंस होते हैं, जो डिस्काउंट होते हैं, जो प्रीमियम होता है ऑन इशू ऑफ द रिडम्पशन, वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ जो प्रेफरेंस है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, वो हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिनोट करते हैं केपी से। एक मिनट, केपी, केपी से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू होता है डीपी अपॉन एन, डीपी अपॉन एनपी के क्या होता है? ये इक्वल होता है। जहां पे डीपी क्या होता है? डीपी इज योर डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। और ये एनपी क्या होता है? एनपी इज योर नेट प्रोसीड्स। हमने पहले भी पढ़ा था, नेट प्रोसीड्स होता है, ठीक है ना। सो दिस वाज द फॉर्मूला जब यहाँ पे रिडम्पशन नहीं हो रहा है। नॉर्मल सिचुएशन में जो है हमारा ये फॉर्मूला रहेगा अगर प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिडम्पशन, ठीक है। ये याद रखना। और अगर यहाँ पर रिडम्पशन हो रहा है, इफ रिडम्पशन इज देयर, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। और ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये फॉर्मूला हमारा वही जो हमने कॉस्ट ऑफ डेट में पढ़ा था ना, डिबेंचर्स वाले में, वही फॉर्मूला आ जाता है। बस उसमें क्या है हमारा, वन माइनस ये होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? केपी इज इक्वल टू डीपी, डीपी प्लस प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। यार, जस्ट अ सेकेंड, नेट प्रोसीड्स divided by n, right? And after that divided by rv plus np upon में 2. This was the formula of uh, cost of preference shares after redemption, ठीक है ना। सो नाउ लेट अस डू एन एग्जांपल सो दैट कि आपको जो है क्वेश्चन समझ आ सके कि कैसे क्या करना है हमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कंपनी इशू करती है क्या? एक कंपनी ने इशू करे 10% प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू थी 100, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट कहीं 5% है ऑफ द एक्सपेक्टेड सेल प्राइस। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे, और इग्नोर करना है डिविडेंड टैक्स डिस्काउंट। तो सिंपल सी चीज है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। एट पार, पार पे फॉर्मूला क्या यूज होएगा? डीपी अपॉन में एनपी। डिविडेंड पर शेयर कितना है? डिविडेंड पर शेयर हमारा कितना है? देखो 10 रुपए, 10 रुपए कह रहा हूँ, 100 रुपए की वैल्यू थी, फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए थी फेस वैल्यू, और 10% पे इशू है, तो यानी कि 10 रुपए आ गया पर शेयर। तो क्या हुआ? 10 आया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट, नेट प्रोसीड्स कितने हैं? नेट प्रोसीड्स हम कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? हमारे नेट प्रोसीड्स कैसे होंगे? जो हमारा 100 है, फेस वैल्यू है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 5%, दैट कम्स टू बी 95। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.1052, 0.1052 आएगा, जिसको परसेंटेज में 10.52% लिख सकते। दिस वाज द आंसर इन द पार, ठीक है। पार। सेकंड आया आपका, सेकंड कौन सा आपका? डिस्काउंट या प्रीमियम? प्रीमियम है। तो प्रीमियम में क्या होएगा? कितना रुपए पे इशू हो रहा है? 10 रुपए पे इशू हो रहा है। कितना पे इशू हो रहा है? 10 रुपए पे हो रहा है। लेकिन 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम कितना हो गया? 100 रुपए का 110 हो गया। लेकिन हमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी है, ये याद रखना। तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 110 का अगर आप निकालोगे 5%,
तो और उसके बाद उसमें से माइनस कर दोगे 110 में से, तो वो आएगा आपका 104। अरे यार 104 आना था, 104.50 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.0956। तो जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 9.56%। ठीक है। ऐसी थर्ड सिचुएशन, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या कह रहा है, डिस्काउंट में क्या कह रहा है कि हमें कितने पे इशू, 10 रुपए था और 5% डिस्काउंट है। 5% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 95। तो यानी कि 10/95 आना चाहिए। नहीं भैया, 5% तो वो भी है फ्लोटेशन पोस्ट, वो भी तो माइनस करोगे। तो वो आ जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू दैट 90.25। इसको काट कूट के जो भी आपका डिवाइड करोगे तो वो आएगा 0.1108, जिसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं 11.08%। दिस वाज द सिंपल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। नाउ यू हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज ऑन रिडम्पशन, दैट इज बेस्ड ऑन रिडम्पशन। कहने की कंपनी है, उसने इशू करे 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। 100 रुपए के थे, ठीक है भैया, 12% इंटरेस्ट था, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, 5% प्रीमियम पे रिडीमेबल है आफ्टर द 10 ईयर्स। अच्छा रुको 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 रुको, सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12% से फेस वैल्यू थी 100, जो कि इशू करे गए हैं 5% प्रीमियम पे, और रिडेम्पशन है उसका 10% प्रीमियम पे। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है 2 रुपए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द कंपनी। तो निकालते हैं भैया, बहुत इजी है। केपी इज इक्वल टू में क्या आएगा, फॉर्मूला बताओ। डीपी, डीपी क्या आएगा फॉर्मूला, जल्दी बोलो। डीपी माइनस या प्लस, डीपी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन में एन अपॉन में आरवी प्लस एनपी अपॉन में 2। ठीक है। तो लिखो, देखो क्वेश्चन देखो कैसे होएगा सोल्व। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। ओके। सो फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे डीपी क्या है, यहाँ पे डीपी क्या है, सॉरी अगर आपको वॉइस कम आ रही होगी पहले, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो डीपी क्या है हमारा, यहाँ पे 12% डिबेंचर, डिबेंचर की क्या वो है, कितने पे वो हो रहा है हमारा। डीपी था क्या हमारा, अभी मैंने आपको बताया ना, डीपी क्या होता है हमारा, डिविडेंड पर शेयर होता है ना। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है, 12% ऑफ 100 रुपए है ना। तो कितना हुआ 12% ऑफ 100 रुपए, 12 रुपए। तो डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया हमारा, 12। कितना आ गया, 12 रुपीज। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखे। 12% प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, रिडम्पशन हम कितने पे कर रहे हैं, 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 110 होगी रिडम्पशन वैल्यू। तो 110 माइनस, और नेट प्रोसीड कितने हैं, 100 है। 100 रुपए पे वो है फेस वैल्यू, अपॉन में एन, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं हमारे, 10 साल तक है, तो 10 आ गया। डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू 110 प्लस में 100 डिवाइडेड बाय में, सिंपल एज सॉर्टेड। सॉल्व करिए, क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा भैया जी, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 5% प्रीमियम पे, राइट। आफ्टर दी, आफ्टर दी, हाँ 10 ईयर्स, ठीक है। सो तो क्या है हमारा यहाँ पर, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 प्लस में 10/100 डिवाइडेड बाय में 210/2। ठीक है। तो ये 0 से 0 गया, तो ये पॉइंट बनाएगा। सॉरी, ये 100 क्यों है, 100 नहीं है, ये 10 आएगा नीचे। एक्सट्रीमली सॉरी, 100 नहीं है, ये 10 आएगा। एंड नंबर ऑफ इयर्स 10 थे ना, तो 10 आएगा, 10 से 10 गया तो 1 बचा। तो यहाँ पर क्या आया, 12 + 1/में 210 को 2 से डिवाइड करोगे तो दैट कम्स टू बी 105। 13 / 105 दैट कम्स टू बी योर 0.1238, जिसको आप परसेंटेज में लिख सकते हो 12.38%। सो दिस वॉज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रिडम्पशन वाला। ठीक है। नाउ वी हैव कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या है हमारे पास अब, कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कहता है भैया कि ये जो फंड्स होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो रेज किए जा सकते हैं फ्रॉम द बाय इशूइंग द इशू शेयर्स, ठीक है। अब कैलकुलेशन होते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स की, वो कॉम्प्लिकेट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेट प्रेफरेंस की तरह यहाँ पे कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, डिविडेंड पेमेंट नहीं होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है वो कंसीडर किया, कैलकुलेट कैसे किया जाता है? पहले कंसीडरिंग द अर्निंग ऑफ द कंपनी, कैसे कितनी अर्निंग हो रही है कंपनी की, क्या मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, डिविडेंड पर शेयर क्या चल रहा है, ग्रोथ रेट क्या है, और द डिविडेंड और द अर्निंग, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला मेथड आता है डिविडेंड प्राइस रेशो मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पे कहते हैं कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो बाय करते हैं इक्विटी शेयर्स को एक पर्टिकुलर कंपनी की, जब वो एक्सपेक्ट करते हैं सर्टेन रिटर्न को, दैट इज डिविडेंड। अब ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड होता है पर शेयर ऑन द करंट मार्केट प्राइस शेयर, वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं उसको। इसलिए कहा जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है वो कंप्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ द डिविडेंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला इज योर डी वन अपॉन में एमपीओ। डी वन क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, कितना एक्सपेक्टेड मिल रहा है, और करंट मार्केट शेयर से डिवाइड कर, ठीक है। देन द नेक्स्ट मेथड इज डिविडेंड यील्ड मेथड। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है कोई, ऐसा सच इसका आता नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने थ्योरेटिकल में ही बताया, बस फॉर्मूला याद कर लेना। फिर है डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या है आपका? ये क्या है? अगर जो डिविडेंड है अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ग्रोथ होंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया? डी वन अपॉन में एमपीओ प्लस में जी, जहाँ पे जी क्या है? ग्रोथ रेट है। डी वन और एमपी पता चल गया आपको, एमपी जीरो या एमपीओ, ठीक है ना। जो ये मेथड है वो सुटेबल है किसके लिए? फॉर द एंटिटीज वेयर द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज रिलेटिवली स्टेबल है, जहाँ पे डिविडेंड जो ग्रोथ रेट होता है वो क्या है? स्टेबल है। लेकिन ये मेथड जो है ये इग्नोर करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन को इन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए और उसके साथ फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का वो क्या है? 100 रुपए है, और वो आपको 1 लाख रुपए चाहिए फॉर द एक्सपेंशन। द न्यू शेयर जो है वो सिर्फ 95 पे सोल्ड किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या है? 4.75 पर शेयर है, एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 6%। तो कैलकुलेट करो कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी चीज है। कैसे करेंगे कैलकुलेट? आइए देखिए। तो हमें पता है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वो क्या होता है? के ई इज इक्वल टू में डी अपॉन में, जस्ट अ सेकेंड, डी 1 अपॉन MP0 प्लस जी, ये होता है फॉर्मूला इसका। अब कह रहा है कि ये दो पार्ट है बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये दो पार्ट है, ये पहला पार्ट है। अरे यार, ये पेन सिलेक्ट हो गया ये आप, ओके। ये आपका पहला मेथड है, पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, मतलब एक इसी क्वेश्चन का, और ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब करंट मार्केट प्राइस जो है वो क्या है? 100 रुपए है, तो हमारा क्या होगा? के इज इक्वल टू में डी क्या है? डिविडेंड पर एट द एंड ऑफ ईयर हमें कितना मिल रहा है? 4.75। क्या मिल रहा है? 4.75 डिवाइडेड बाय MP0 कितना है हमारा? मार्केट वैल्यू कितनी है? वो कितनी है हमारी? 100 है। प्लस में ग्रोथ कितनी कह रहा है वो? ग्रोथ कह रहा है 6% पे है। कितने पे है? 6%, तो 6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 6%। 6% लिखोगे तो डिवाइड करोगे 100 से, तो सिंपल लिख दो यहाँ पे 0.06 लिख दूं मैं, प्लस में 0.06, ये भी लिख सकते हैं। अब इसकी दो जीरो हटा के यहाँ पे लगाओगे, फिर डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 0.475 आएगा, 0.0475 प्लस में 0.06, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 0.1075, जिसको आप देख सकते हैं 10.7%, ठीक है। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कैसे आएगा? देखो, वो कह रहा है कि जो न्यू शेयर्स है वो सोल्ड होंगे 95 पे, अभी तो 100 पे थे, अब कह रहे हैं 95 पे, तो सिंपल चीज, सेम चीज लगानी है। बस क्या करना है? देखो 4.75 था, डिवाइड बाय 100 किया था, अब यहाँ पे 95 कर दो, प्लस में 0.06। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 0.11 आएगा, 0.11, जिसको आप 11% भी लिख सकते हो। तो दिस वॉज द आंसर फॉर द क्वेश्चन।
द थर्ड मेथड इज अर्निंग प्राइस रेशो मेथड। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, थर्ड मेथड है। ये मेथड कंसिडर करता है ईपीएस को, अर्निंग पर शेयर को और मार्केट प्राइस को भी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स के ऊपर कंपनी की। दिस द आर्गुमेंट इज दैट कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग्स को जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और नहीं भी की जाती है फ्रॉम द कंपनी, जो वो मतलब जो भी उनके शेयर्स है वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगर अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है एज अ डिविडेंड तो वो रिटेन कर लिए जाते हैं एज रिटेन अर्निंग, जिससे फ्यूचर ग्रोथ की जाती है कंपनी की, फर्दर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो के में फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू ई अपॉन में पी प्लस जी। क्या कहा, के इज इक्वल टू ई अपॉन पी प्लस जी, जहां पे आपका पी क्या है, मार्केट शेयर पर प्राइस, और ई क्या है, करंट अर्निंग पर शेयर, और जी क्या है, ग्रोथ रेट। अगर यहाँ पे फ्लोटेशन कोस्ट आ जाए तो आपको करना क्या है, सिंपल चीज करनी है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा के ई अपॉन पी प्लस जी, ये विदाउट फ्लोटेशन। और फ्लोटेशन में क्या करना है, सेम चीज करनी है, बस करना क्या है, ई अपॉन पी 1 - f प्लस ये ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल है कंपनी की, वो रिप्रेजेंट की जाती है 10,000 इक्विटी शेयर से, 10 रुपए ईच, जो फुली पेड है। करंट मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो क्या है, 40 है। अर्निंग अवेलेबल जो इक्विटी शेयर होल्डर की वो कितनी है, 60,000 है एट द एंड ऑफ द पीरियड। और कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यूजिंग अर्निंग प्राइस रेशो। ठीक है, तो कह रहा है कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, देखिएगा। तो सॉल्यूशन आपको मैं बता देता हूँ क्या है इसका। देखो सिंपल सी चीज है कि हमने क्या कहा कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या है, ई अपॉन पी प्लस जी है। राइट, अब यहाँ पे ग्रोथ की बात नहीं कर रहा ना फ्लोटेशन कॉस्ट की बात कर रहा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, के इज इक्वल टू पे ई अपॉन पी। तो ई कितना, अर्निंग पर शेयर कितना है हमारा, अर्निंग पर शेयर है हमारा 6 रुपए, 60,000 है ना, 60,000 है, और 10,000 का क्या है, सॉरी 60,000 रुपए के जो है शेयर की अमाउंट है, और 10,000 शेयर है। तो कितनी होगी, 6 रुपए आया, 6 डिवाइडेड बाय, कह रहे करंट मार्केट प्राइस कितना है, 40 रुपए। तो कर दो डिवाइड, क्या आ जाएगा, 0.15 आएगा। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 15%। दिस वाज द आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी विद कैप, कैपम। ये आखिरी मेथड है इस वीडियो का, इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। सीएपीएम क्या होता है, क्या डिस्क्राइब करता है ये डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन द सिस्टमैटिक रिस्क एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द एसेट्स। ये वाइडली यूज किया जाता है फॉर द प्राइसिंग ऑफ द रिस्की सिक्योरिटीज, जनरेट करते हैं जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फॉर द एसेट्स गिवन द एसोसिएटेड रिस्क, और कैलकुलेट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो सीएपीएम होता है वो फॉर्मूला रिक्वायर करता है सिर्फ 3 चीजें, क्या, आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बी इंटू आर एम माइनस आर एफ। सर ये क्या बोल गई, समझ नहीं आया। सिंपल चीज है, सुन लो। आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बी इंटू में आर एम माइनस आर एफ, जहां पे आर ई जो है वो क्या आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, आर एफ जो है आपका वो क्या है, रिस्क फ्री रेट, बी आपका है बीटा, दिस बी इज बीटा, एंड आर एम क्या आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। अगर रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रेट ऑफ रिटर्न करता है जो रिटर्न्स हमें मिलते हैं बाय द मार्केट इन विच द कंपनी स्टॉक इज ट्रेडेड। जो बीटा है स्टॉक का वो क्या है, बीटा क्या है, यहाँ पे जो बी है बीटा क्या होता है, ये रिस्क लेवल दिखाता है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के जो कि वाइडर मार्केट के अंदर होते हैं। तो दिस वाज द concept that we have covered. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।